इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी वाले अभी तक के पार्ट में जो कुछ हमने किया है, आज उसको एक बार रिव्यू करते हुए कुछ न्यूमेरिकल्स हम अलग अलग टॉपिक्स पर ट्राई करेंगे। हमने अभी तक जो पार्ट्स किए हैं उसके हिसाब से जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने आवेशों की प्रकृति के बारे में अध्ययन किया और स्थिर आवेशों के बीच में बल कितना लगता है। जब आवेश स्थिर होते हैं तब उस ब्रांच को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर वैद्युतिकी बोलते हैं, और जब मूविंग पार्ट चार्ज मूविंग हो जाता है, गतिशील होता है, उस समय उसकी प्रॉपर्टीज का अध्ययन हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी या धारा वैद्युतिकी में आता है। हमने कूलाम का नियम डिफाइन किया था, एफ के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे के को हमने अलग से परिभाषित किया था 9 × 10⁹ ऐसे सिस्टम में इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0 से इसको हम बताते हैं। और साथ में हमने इसका वेक्टर फॉर्मेशन भी देखा था कि जब हम वेक्टर फॉर्म में इसको सॉल्व करते हैं, जब बल सदिश रूप में बताया जाता है तो पहले से दूसरे पे लगाया गया बल या दूसरे से पहले पे लगाया गया बल दोनों इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। ये एक्सप्रेशन भी हमने ज्ञात किया था। और उसके बाद में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने परिभाषित किया था। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, परावैद्युतांक जिसको हम कहते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होती है, वो हमने डिफाइन किए थे। सेकेंड पार्ट में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र और उसकी तीव्रता को परिभाषित करते हुए एक बिंदु आवेश की वजह से कुछ दूरी पर कितना विद्युत क्षेत्र कार्य करता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, उसका एक फॉर्मूला हमने निकाला था। एक एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे निकाला था, E = KQ/r²। किसी बिंदु आवेश की वजह से r दूरी पे कितना फील्ड होगा, कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ये रिलेशन हमने किया था। इसको बेसिकली अपन ने डिफाइन किया था, E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक परीक्षण आवेश पे लगने वाले बल के बराबर होती है। और फाइनली अपन ने सेकंड पार्ट में विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखा था। विद्युत फ्लक्स यानी जब विद्युत बल रेखाएं किसी दिए हुए क्षेत्र से निकलती हैं, किसी पृष्ठ से एसोसिएटेड बल रेखाएं जब उससे बाहर निकलती हैं, गुजरती हैं, तब उसके अनुप्रस्थ काट से एकांक क्षेत्रफल से कितनी बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं, उस चीज को अपन ने ज्ञात करते हुए एक फॉर्मूला निकाला था। छोटे ds एरिया से यदि बल रेखाएं निकलती हैं तो टोटल E फील्ड से बल रेखाएं ds एरिया से E.ds निकलेगी। एक स्केलर प्रोडक्ट अदिश गुणनफल यहाँ दोनों वेक्टर्स का था और उसको हमने इंटीग्रेशन या समाकलन के रूप में दिखाया था। और इसके अलग अलग केसेस किए थे कि हमारा क्षेत्रफल जब रेखाओं के लंबवत होता है तो क्या होता है, हमारा क्षेत्रफल जब आड़ा हो जाता है रेखाओं के पैरेलल होता है, यानी इस केस में यहाँ पे थीटा हमारा 0 डिग्री होता था, मैक्सिमम फ्लक्स होता था। यहाँ पे हमारा थीटा 90 डिग्री हो जाता था तो हमारा न्यूनतम फ्लक्स होता था। और इन बिटवीन जो स्थितियां होती थी जहां हम E/ds cos थीटा से इसको निकालते थे, वो सारी चीजें हमने इसमें स्टडी करी थी। फाइनली थर्ड पार्ट जो अपन ने लास्ट में किया था, हमने जहां करंट इलेक्ट्रिसिटी को परिभाषित करते हुए इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, जब किसी चालक में से इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह शुरू होता है तब इलेक्ट्रॉन के यानी आवेश के प्रवाह की दर, जिसको हम dQ/dt कहते हैं, आवेश के प्रवाह की दर को हमने धारा या करंट इलेक्ट्रिसिटी के रूप में इस ब्रांच को हमने शुरू किया था। करंट को हमने परिभाषित किया था, इसके मात्रक की हमने बात करी थी कि इसको ऐसे सिस्टम में एम्पियर में नापा जाएगा। आवेश के प्रवाह की दर जब हम ज्ञात करते हैं उसके बाद में एक सिंपल सा ओम्स लॉ, इसका हमने एक रिव्यू किया था, V = RI। किस तरह का ग्राफ इनके बीच में मिलता है, V और I के बीच में जब हम प्लॉट करते हैं स्ट्रेट लाइन कर्व हमें मिलता है, V = I होता है। और इस R को हमने प्रतिरोध या रेजिस्टेंस का नाम दिया था, जिसको ओम के अंदर मेजर किया जाता है। इसके बाद में हमने दो तरह के कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंसेस के सिंपल सर्किट जो होते हैं, सीरीज में कैसे जुड़े हुए हैं और पैरेलल में कैसे जुड़े हुए हैं। जब सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं तो एंड टू एंड, एक के बाद एक इस तरह से रेजिस्टेंसेस कनेक्ट होते हैं, से R1 है, R2 है, R3 है एंड सो ऑन। तब उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने ज्ञात किया था, तुल्य प्रतिरोध कितना होता है वो हमने RS निकाला था। दैट वाज R1 + R2 + R3। एक से ज्यादा है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जितने रेजिस्टेंस इस तरह से जुड़े हुए हैं, इनको हम एक साथ सम करके, जोड़ करके इस सर्किट का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमने प्रतिरोधों के समांतर संयोजन को डिस्कस किया था, जहां एक के ऊपर एक इस तरह से पहला रेजिस्टेंस हो गया, उसी के नीचे दूसरा रेजिस्टेंस आ गया, नीचे तीसरा रेजिस्टेंस आ गया। तो ये इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है, इसका तुल्य प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला हमने निकाला था, 1/Rp = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 एंड सो ऑन। जितने रेजिस्टेंसेस हैं उनको आप रेसिप्रोकल करें, उसका व्युत्क्रम निकालें, उनको जोड़ दें, तो वो हमें तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल यहाँ पर मिलता है, 1/Rp = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 एंड सो ऑन। एक इस तरह से जो सीरीज हमारी होती है, एक से ज्यादा 2, 3, 4, 5 जो रेजिस्टेंसेस हमें यहाँ लगे हुए हैं, उनका समांतर संयोजन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस तरह से तुल्य प्रतिरोध निकाला जा सकता है।
आज हम अभी तक के जो पार्ट हमने किया है उसके कुछ न्यूमेरिकल्स पहले डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा सवाल है, जब दो हमारे पास में मान लीजिए आवेश रखे हुए हैं और उनके बीच की दूरी को हम 4 गुना कर देते हैं, दो आवेशों के मध्य की दूरी को 4 गुना कर दिया जाता है, तो उनके मध्य स्थिर विद्युत बल कितना हो जाएगा। दूरी हमने 4 गुना कर दी तो हमें विद्युत बल निकालना है, फोर्स आपको निकालना है। डिस्टेंस हमें ये दिया हुआ है कि पहले जो कुछ थी उससे हमने 4 गुना कर दिया। कूलाम लॉ के ऊपर सवाल है। कूलाम के नियम से हमने फॉर्मूला निकाला हुआ है, F बराबर अपना K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाता है। अब इस रिलेशन से हमें दो स्थितियां हैं, एक पहली स्थिति में जिससे सपोज डिस्टेंस उसकी R है और उसके बाद में उसकी डिस्टेंस दूसरी बार में 4R हो जाती है। पहले R था, अब उसका 4 गुना हो गया, जैसा कहा हुआ है अपने को 4 गुना डिस्टेंस हो जाती है। हमने इस नई दूरी R डैश को 4R कर दिया। अब हमें F डैश निकालना है। F डैश कितना हो जाएगा, F डैश इक्वल्स टू K। आवेश पहले भी Q1 Q2 थे, अभी भी Q1 Q2 है। फर्क कहाँ पड़ा, हमें सिर्फ R की जगह R डैश रखना है। इस R डैश की वैल्यू हम यहाँ से उठा करके यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये R डैश की वैल्यू 4R जब आप यहाँ रख देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, एक्सप्रेशन अपने पास में आता है 16, एक फैक्टर नीचे आ गया, K Q1 Q2 अपॉन 16R स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन यहाँ पर हमें मिल जाता है। अब इसको आप और सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ से इसको आप 1/16 को अलग निकाल दें और इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ये हमारा किसके बराबर हो गया, F के बराबर हो गया। तो एक एक्सप्रेशन अपने पास में आता है कि जो नया बल होगा दूरी को 4 गुना करने के बाद में वो पहले का 1/16 हो जाएगा, पहले से 16 गुना कम हो जाएगा, F/16 हो जाएगा। सिंपल सा न्यूमेरिकल है। इस तरह के न्यूमेरिकल आपके कूलाम लॉ पे पूछे जाते हैं। आपको कूलाम लॉ का फॉर्मूला ध्यान में रखना है। K की वैल्यू इसमें आवश्यकता नहीं है, लेकिन जहां जरूरत हो वहां K का वैल्यू आपको दिया हुआ रहेगा, लेकिन याद भी अपने को रहना चाहिए। यहाँ सिंपल सा सवाल था, हमने आवेशों के मान पहले पता नहीं थे, हमें सिर्फ दूरी का वेरिएशन दिया था, R 4 गुना कर देते हैं। उस फॉर्मूले को आपको जो चेंज है उसको चेंज करके लगाना है। R डैश को हमने 4R रखा, 4R को जब आप सॉल्व करते हैं ये 16R स्क्वायर हो जाता है। तो वी से कि टोटल जो बल अब नया बल होगा वो पहले का 1/16 हो जाता है। ये एक सिंपल न्यूमेरिकल कूलाम लॉ के ऊपर। इसी के साथ में जैसे एक दूसरा न्यूमेरिकल की अपन बात करें, कूलाम लॉ पे ही एक और न्यूमेरिकल देखें। कुछ दूरी पर रखे हुए दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और उनके बीच का बल आपको दे रखा है 10 न्यूटन है। दो इलेक्ट्रॉन है और उनके बीच का बल आपको दिया हुआ है 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ पर काम करता है। यदि दोनों इलेक्ट्रॉनों को हम रिप्लेस कर देते हैं, अब आवेशित कण हमारे पास कौन से हो गए, एक हमने प्रोटॉन ले लिया, इस पे प्लस ई आवेश होता है, एक अल्फा पार्टिकल हमने लेते हैं। अब यहाँ अल्फा पार्टिकल डिटेल नहीं जाए, हम सिंपल सी चीज समझे कि अल्फा पार्टिकल एक ऐसा कण होता है जिसपे धनावेशित आवेश होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है और वो इलेक्ट्रॉन से डबल होता है, प्रोटॉन से डबल होता है, 2 प्रोटॉन के बराबर आवेश होता है। तो यहाँ दो कण पहले इलेक्ट्रॉन थे, अब वो दोनों कण इलेक्ट्रॉन से हमने रिप्लेस करके क्या ले लिया, पहले ये हमारे पास दोनों इलेक्ट्रॉन्स थे, अब हमने एक प्रोटॉन ले लिया, दूसरा डबल प्रोटॉन हो गया, यानी अब आवेश पहले प्लस ई हो गया और दूसरे का आवेश कितना हो गया, प्लस 2e हो गया। तो ये चेंज जब हम कर देते हैं कि हमारा आवेश रिप्लेस कर दिया हमने, पहले वाले सवाल में हमने दूरी को चेंज किया था, यहाँ पे हम आवेशों को चेंज कर रहे हैं। दूरी दोनों के बीच में जो शुरू में थी r, अभी भी वो डिस्टेंस दोनों के बीच में r है। अब हमें बल निकालना है कि रिवाइज्ड बल जब आपने कण बदल दिए तो बल कितना हो जाएगा। सिंपल सी चीज है, आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं, अपने हिसाब से आप करके देख सकते हैं। हमें F वाला जो रिलेशन है कूलाम्स लॉ उसको लगाना है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। शुरुआत में आपको दे रखा है कि दोनों आवेशों का मान -e इलेक्ट्रॉनिक आवेश के बराबर है। -e एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में डिफाइन करते हैं। यहाँ पे आप जब इसके हिसाब से इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, आवेशों की वैल्यू जब आप पुट करते हैं कि पहला आवेश हमारा इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, दूसरा भी इलेक्ट्रॉन है, दोनों को हमने -e के बराबर रख दिया, ये वैल्यू अपनी सॉल्व होकर के आती है k, माइनस एंड माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, e स्क्वायर हो गया k e स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। अब इस रिलेशन की वैल्यू हमें दे रखी है कि पहले बल 10 न्यूटन था, ये वैल्यू आपको दे रखी है कि जब दो इलेक्ट्रॉन हैं तब आवेशों के बीच में बल कितना लग रहा है, वो 10 न्यूटन के बराबर लग रहा है। अब ये जब आपको दे रखा है, अब अगली कंडीशन पे अपन आए कि अगली कंडीशन में हमारे पास में आवेश को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, ये प्रोटॉन से रिप्लेस हो गया पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल से रिप्लेस हो गया, दूसरे वाले अल्फा पार्टिकल का आवेश हम +2e लेंगे और पहले वाले का आवेश आप +e लेंगे। अब जब इसको आप वापस फॉर्मूले में रख करके सॉल्व करते हैं,
यू गेट फर्स्ट पार्टिकल हमने Q1 की जगह E रख दिया, प्लस E रख दिया, दूसरे पार्टिकल को हमने Q2 की जगह पे प्लस 2E रख दिया। अब जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, एक रिलेशन अपने को मिलता है K प्लस एंड प्लस कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, E एंड E यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, वी गेट K टाइम्स 2E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। इसी चीज को आप थोड़ा ठीक से सॉल्व करेंगे। इसी को हमने 2 को बाहर निकाल दिया, इस 2 वाले फैक्टर को हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ पे अपने पास में आया KE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अब KE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर हमारा क्या था, ये फर्स्ट केस में जो बल हमने निकाला वो था, तो हम इसको यहाँ पे F1 से रिप्लेस कर देंगे। जब पहली कंडीशन हमने सॉल्व करी थी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कितना बल होता है, उसको हमने 10 न्यूटन निकाला था, इस 10 न्यूटन को हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। सेकेंड टाइम हमारे पास में प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल जब रखे हुए हैं उसी दूरी पर जो पहले की दूरी थी। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, R चेंज नहीं कर रहे हैं, R हमारा पहले भी R रखा हमने, सेकंड केस में भी R रखा, क्योंकि सवाल में कहीं पे R को नहीं दिया हुआ है। यदि ऐसा कुछ दे दें आपको कि R को भी आपने डबल कर दिया, तो आपको उस केस में उसको भी यहाँ पे फैक्टर को लेना पड़ सकता है। क्योंकि यहाँ R के लिए कोई कंडीशन हमें नहीं दी हुई है, तो आप R को कॉन्स्टेंट रखते हुए इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। पहली बार बल 10 न्यूटन दे रखा था, अब जब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, ये ट्वाइस फैक्टर हो जाता है पहले वाले बल के, 2 आपका बाहर निकल गया, ट्वाइस F1 हो गया, और F1 की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये वैल्यू हो जाती है हमारे पास में 2 × 10 यानी 20 न्यूटन। तो अब जब हम इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल से रिप्लेस करते हैं, तो ये बल हमारे पास में पहले से दुगुना हो जाएगा। इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी सवाल मिल सकता है, आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में भी सवाल मिल सकता है, तो जैसे भी आप सिंपल सा कूलम लॉ के हिसाब से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से हम एक बात करें, 2 एक समान आवेश, ये भी आपका कूलम लॉ के ऊपर ही एक सवाल है। 2 एक समान आवेश, एक समान का मतलब बराबर है, उनका मैग्नीट्यूड बराबर है, प्रकृति एक जैसी है, ये दोनों एक दूसरे से इतने बल से प्रतिकर्षित होते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज है, प्रतिकर्षित होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, दोनों ही केस में प्रतिकर्षण रिपल्शन होगा। ये आपको बल की वैल्यू दे रखी है, इनके बीच की दूरी आपको दे रखी है R, हमें आवेश निकालना है Q कितना होगा। सिंपल सवाल है, कूलम लॉ के ऊपर ही है, हमें कूलम लॉ का फॉर्मूला पता है, अब आपको थोड़ा चेंज कर दिया, उसमें बल का मान दे दिया, दूरी का मान दे दिया, आवेश निकलवा रहे हैं, आपको Q की वैल्यू पता करनी है, Q कितना होगा ये आपको निकालना है। 2 समान आवेश हैं, 0.144 N न्यूटन यहाँ पे बल प्रतिकर्षण का लग रहा है इनके बीच में, और इनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर होती हो तब हमें आवेशों का परिमाण ज्ञात करना है। देखिए इसको कैसे करेंगे, हमें अगेन कूलम्स लॉ का रिलेशन आप लिखिए, F K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करते हैं, हमारे को जो डाटा दे रखा है, दोनों आवेश बराबर हैं, Q के बराबर हमने मान लिया इसको, इससे दोनों ही आवेश Q के बराबर हैं, इनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। अब यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, जब हम SI सिस्टम में बात कर रहे हैं, हमारा बल न्यूटन में दे रखा है, लेकिन दूरी आपको CGS में दे रखी है, आपको सबसे पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। यूनिट्स का बहुत केयरफुली आपको कोई भी न्यूमेरिकल करें उस समय ध्यान में रखना है। आप यहाँ पे इसको चेंज करते हैं, 5 × 10⁻², 5 × 10⁻² करें, 5/100 करें, जैसे भी करें, ये 0.05 मीटर में कन्वर्ट हो गया, दूरी कन्वर्ट हो गई, बल आपको न्यूटन में दे रखा है। अब आप इन वैल्यूज को जो भी दे रखी हैं, आप कूलम्स लॉ के फॉर्मूले में पुट करते हैं। इसमें रखिए, F की जगह पे हमने रख दिया 0.144, K की वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁻⁹, SI सिस्टम में दोनों आवेशों को हमने रखा है, Q1 की जगह पे भी Q रखा है, यहाँ पे आप देखिए Q1 की जगह पे भी हमने Q रखा है, Q2 की जगह पे भी हमने Q रखा है, R की जगह पे आप यहाँ पे ये जो 0.05 की वैल्यू अपने पास में आई थी, इसको आप रख देते हैं। जो सारे डाटा आपको दे रखा है, उस डेटा को आपको यहाँ पे रखना है। बल की जगह 0.144, K का कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास में SI सिस्टम में होती है, Q का मान आपको नहीं दिया हुआ है, 0.05 डिस्टेंस हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर में, इस चीज को आपने यहाँ पे रख दिया। अब जब आप इसको सॉल्व करते हैं, 9 × 10⁻⁹ एज इट इज रहेगा, Q स्क्वायर हो गया, यहाँ पे ये Q स्क्वायर हो गया मिलकर के, उसके बाद में नीचे 0.05 का स्क्वायर है। इस चीज को हमें और सिंप्लीफाई करना है। जब आप इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, यू विल सी, जहां पे जब आप इसको और सिंप्लीफाई करें, आप देखिए इस रिलेशन को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, Q स्क्वायर यहाँ पे अपने पास में था, देखिए ये रिलेशन था अपने पास में, Q स्क्वायर अपॉन 0.05 स्क्वायर,
इस क्यू स्क्वायर अपॉन 0.05 स्क्वायर को हमने एक तरफ ले लिया। उसके बाद में बचा हुआ क्या है 0.144, ये 9 इंटू 10⁹ नीचे यहाँ पर आ जाता है। 9 इंटू 10⁹ को आप नीचे ले लेते हैं, से दिस 9 इंटू 10⁹ इट गोज डाउनवर्ड, ये नीचे आपका चला जाएगा, ये इसके 0.144 के नीचे चला गया। ये क्यू स्क्वायर अपॉन 0.05 स्क्वायर एज इट इज बच गया, क्यू स्क्वायर अपॉन 0.05 स्क्वायर 0.144 के नीचे हमारे पास 9 इंटू 10⁹ आ गया। क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, इस फैक्टर को भी आप यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में ले जाइए। क्यू स्क्वायर बराबर 0.05 स्क्वायर इंटू 0.144 ऑलरेडी है अपॉन 9 इंटू 10⁹। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0.05, सॉरी क्यू स्क्वायर नहीं होगा, दिस विल बी ओनली क्यू। ये क्यू की वैल्यू अपने को यहाँ पे मिल जाएगी, क्यू इक्वल्स टू अंडर रूट ले लीजिए, 0.05 बाहर आ जाएगा एंड अंडर रूट ऑफ 0.144 अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 इंटू 10⁹। इसको आप और सिंप्लीफाई कर दीजिए। यहाँ पे जब आप इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, Q की वैल्यू अपने को यहाँ पे मिल जाएगी, दिस इज ओनली Q इक्वल्स टू, ये अंडर रूट से बाहर आ चुका है 0.05। यहाँ पे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, 9 से 3 बाहर आ जाएगा, 10⁹ आपका यहाँ पर है। इसको भी आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए कैसे, दिस इज 144 अपॉन ये 3 जीरोज यहाँ नीचे आ गए, 0.144 को हमने कन्वर्ट कर दिया। अब 144 का अंडर रूट होता है 12, 12 ये बाहर आ जाएगा, 10⁹ एंड 10�3 ये मिलकर के 10⁻12 हो जाएगा, और जब ये बाहर आता है अंडर रूट से तो ये आपका 10�6 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, चूंकि सिंपल वैल्यूज हैं, अपने को अंडर रूट निकालना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाए, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट करेंगे। 144 का अंडर रूट 12 हो जाएगा, बाहर आ गया, इसका 10⁻3 नीचे गया, 9 एंड 3 10⁻12 हो गया, 10⁻12 का अंडर रूट से आप बाहर निकालेंगे 10�6 हो जाता है, और 10�6 यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। बाकी सब चीजों को आप सॉल्व कर लीजिए, ये जब आप सॉल्व करते हैं इट बिकम्स 0.2 इंटू 10⁻6। जहां आप कूलाम एसआई सिस्टम में आवेश का मात्रक बताते हैं, वहीं पे एक और आपका कई बार ये यूनिट काम में आती है, दिस इज कॉल्ड माइक्रो कूलाम। एक म्यू हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, इसको हम कहते हैं माइक्रो कूलाम। ये एक नई जो यूनिट आपने लिखी है, माइक्रो कूलाम का मतलब हो गया 10⁻6 का फैक्टर, यानी 1 माइक्रो कूलाम दिस इक्वल्स टू 10⁻6 कूलाम। ये कन्वर्जन फैक्टर आपको ध्यान रखना है। इसके हिसाब से आप इसको 0.2 इंटू 10⁻6 कूलाम लिख सकते हैं, या हम इसको सिंपल सा 0.2 माइक्रो कूलाम भी आंसर दे सकते हैं। तो आपको ऑब्जेक्टिव सवाल आता है तो आपको माइक्रो कूलाम से यूनिट होंगी, वहाँ 10⁻6 आपको नहीं मिलेगा। न्यूमेरिकल आप करते हैं यहाँ तक करके इसको छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये कुछ सवाल हैं जो हमने कूलाम लॉ के ऊपर देखे हैं। कूलाम लॉ को हम कैसे सॉल्व करते हैं, किस तरह के अलग अलग वेराइटी सवालों की उसमें अपने को मिल सकती है। अब इसी तरह से एक सवाल और देखिए, यहाँ पे ये एक सवाल अपने पास में है, जहां हम बात करें यदि 30 माइक्रो कूलाम के आवेश पर 4.5 न्यूटन का बल कार्य करता है। आपको आवेश का मान दे दिया, आपको बल का मान दे दिया, आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा है, ई का मान कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है। एक 30 माइक्रो कूलाम का आवेश है, उस पर 4.5 न्यूटन का बल कार्य करता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो अपने को यहाँ पे पता करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सिंपल सा फॉर्मूला अपने पास में है, E इक्वल्स टू F/Q0। आपको यहाँ पे F दे रखा है 4.5 न्यूटन, Q का मान हमें दे रखा है यहाँ पे 30 माइक्रो कूलाम। इसको आप अभी जैसे कन्वर्जन फैक्टर मैंने लिखा था, 1 माइक्रो कूलाम 10⁻⁻6 कूलाम के बराबर होता है। आप यहाँ से इसको 30 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम में कन्वर्ट कर लें। यूनिट्स का ध्यान रखना है, जैसे पिछले में हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, उसी तरह से आप डायरेक्ट माइक्रो कूलाम से गणना नहीं करेंगे, यहाँ पहले इसको कूलाम में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद ही इसकी गणना कर पाएंगे। इसको जब हम सॉल्व करते हैं, सिंपल F/Q0, F की जगह आपका 4.5 यहाँ पे आ गया, Q0 की जगह आपका 30 इंटू 10⁻⁻6 वैल्यू आ गई। आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, सिंपल सा आंसर 15 इंटू 10⁻4, इसकी यूनिट रहेगी न्यूटन प्रति कूलाम। चूंकि E हमारा मात्रक इसका क्या होता है, बल का न्यूटन होता है, आवेश का कूलाम होता है, तो आपको मात्रक यहाँ पे, क्योंकि हमने माइक्रो कूलाम को कूलाम में कन्वर्ट कर दिया था, इसलिए हमारा मात्रक यहाँ पे न्यूटन प्रति कूलाम रहेगा। यूनिट आवश्यक रूप से हमें लिखनी है। ये एक न्यूमेरिकल है हमारा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के ऊपर है। सिमिलरली एक और सवाल आप देखें, ये एक फ्लक्स के ऊपर सवाल है। हमने जो फ्लक्स को फाई से डिफाइन किया था, फाई के कुछ फॉर्मूले अपन ने निकाले थे। एक क्षेत्रफल है, आपको एरिया दे रखा है 60 मीटर स्क्वायर का। इस एरिया से
3000 न्यूटन प्रति कूलाम। ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। एक विद्युत क्षेत्र हमें दे रखा है 3000 न्यूटन पर कूलाम। सो एरिया 60 मीटर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो गया 3000 न्यूटन प्रति कूलाम। इससे 60 डिग्री के एंगल पर इस सरफेस को हमने टिल्ट किया हुआ है। यहाँ से कितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा या इस सतह के साथ में कितना विद्युत फ्लक्स फाई जुड़ा हुआ है, उसकी कैलकुलेशन हमें करनी है। सिंपल सा, फाई के लिए एक रिलेशन हमने निकाला था 3 cos थीटा, एक रिलेशन हमारे पास में था EA cos थीटा। अब EA cos थीटा को जब आप सॉल्व करते हैं, E की वैल्यू हमें दे रखी है 3000 न्यूटन पर कूलाम, एरिया आपको दे रखा है 60 मीटर स्क्वायर। कोई इशू नहीं है, इसको यूनिट को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको कोई सेंटीमीटर स्क्वायर में मिलता है तो आपको वहां पे 10⁻⁻⁴ लगा के उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। यदि थीटा आपको 60 डिग्री दे रखा है, आपको ये सारी वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है। E की जगह 3000, एरिया 60, कोस थीटा की वैल्यू आपने यहाँ पे रख दी। अब इस वैल्यूज को जब हम सॉल्व करते हैं, cos 60 की वैल्यू हाफ होती है, आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। इट बिकम्स 9 × 10⁻⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, जो हमारे फाई का मात्रक होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो ये वैल्यू अपने को यहाँ पर मिल जाएगी, सॉरी, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम रहेगा। यहाँ पे आपके पास में ये वेरिएशन रहेगा। फाई की जो यूनिट रहेगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम होगी, क्योंकि E का हमारे पास में न्यूटन प्रति कूलाम A मीटर स्क्वायर में है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम ये हमारा यहाँ पे यूनिट या मात्रक रहेगा। तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। फाई के ऊपर एक सवाल है, फाई के ऊपर इसी तरह के आपको सिंपल सवाल मिलेंगे, किसी में फाई निकलवा लेंगे, किसी में आपको फ्लक्स दे रखा होगा, E कैलकुलेशन करवा लेंगे, तो वो वेरिएशन आप अलग अलग देख सकते हैं। अब हम कुछ सवाल लेते हैं हमारे ओम्स लॉ के बाद, जो हमने सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन किए हैं। अब हम कुछ 1-2 सवाल पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन पर लेते हैं। ये एक सिंपल सर्किट आप देख पा रहे हैं। इसमें जो फर्स्ट फिगर आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे लिया हुआ है, दिस वन R1 50 ओम का रेजिस्टेंस आपको दिखाया हुआ है। एक दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ आपको R2 35 ओम का है, और एक तीसरा रेजिस्टेंस आपको दे रखा है R3 40 ओम का है। अब ये सिंपल एंड टू एंड नहीं लगे हुए हैं, ये दोनों तरह के कॉम्बिनेशन यहाँ पर हमारे पास में बन रहे हैं। यहाँ यदि आप देखें, ये वाला जो कॉम्बिनेशन हमारे पास में बन रहा है, ये कॉम्बिनेशन हमारे पास कौन सा है? ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। श्रेणी क्रम में 2 रेजिस्टेंस हमारे पास में जुड़े हुए हैं, R2 एंड R3। R2 एंड R3 एंड टू एंड एक के बाद एक लगे हुए हैं, ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। तो इस सीरीज कॉम्बिनेशन को यदि हम एक साथ रिप्लेस कर दें, हम इसको R सीरीज एक रेजिस्टेंस बना करके दिखा दें, R1 को एज इट इज रखते हैं और इसको हम एक सीरीज रेजिस्टेंस में जोड़ देते हैं कि हमारा ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसका तुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा से R इक्विवेलेंट होगा। तो अब नया सर्किट हमारा कन्वर्ट होकर के क्या हो गया, ये R1 पहले से है, इन दोनों को R2 एंड R3 को मिला करके हमने R इक्विवेलेंट यहाँ पे एक तुल्य प्रतिरोध जो R2 और R3 से मिलकर के निकलेगा, उससे इसको दिखा दिया। अब यहाँ पे R इक्विवेलेंट कितना होगा? R इक्विवेलेंट यहाँ पे होगा, जो सिंपल सीरीज सर्किट अपन निकालते हैं, हम यहाँ पे R2 + R3 करके इसको निकालते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको इससे निकालना है। कैसे सॉल्व करेंगे सर्किट को? देखिए, हमारे पास में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। पहले R2 एंड R3 का एडिशन होगा। ये फॉर्मूला हमारे पास 1 और 2 का होता है, लेकिन हमारे केस में इसमें 1 और 2 नहीं है, तो हमारा R1 जो है वो R2 से रिप्लेस हो जाएगा, R2 R3 से रिप्लेस हो जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा? R2 + R3। चूंकि हमारे रेजिस्टेंसेस R2 एंड R3 सीरीज में आ रहे हैं, फॉर्मूला ऑफ कोर्स हमने जो भी पढ़ा था तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन के लिए, जो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए तुल्य प्रतिरोध फॉर्मूला होता है R1 + R2 + R3 एंड सो ऑन। अभी चूंकि हमें R2 एंड R3 का सम करना है, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालना है, तो हम यहाँ पे R2 एंड R3 को एड अप करते हैं। हमारे पास में रिलेशन मिल जाएगा, R2 एंड R3 को आप एड अप करते हैं, 35 + 40 टोटल 75 ओम, 75 ओम्स। ये हमारे इन दोनों का रेजिस्टेंस हो गया। ये इन दोनों का रेजिस्टेंस कितना हो गया? इट बिकम 75 ओम्स। अब हमारे पास में जो नया सर्किट आता है, वहां पे 50 ओम और 75 ओम, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल लगे हुए हैं। अब ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला सर्किट हो गया, जहां पे हमें दोनों रेजिस्टेंस पता है। पहला 50 ओम है, दूसरा हमने निकाल लिया, इट इज 75 ओम्स। अब हमें इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन से जो फॉर्मूला निकालते हैं, पैरेलल का रिलेशन हमने निकाला हुआ है। हमने पैरेलल का रिलेशन क्या लिखा था? वी रोट RP = 1/R1 1/R2। इसको जब आप सॉल्व करते हैं, यहाँ पे नीचे एलसीएम लेकर के आप इसको सॉल्व करें, यहाँ ऊपर फैक्टर क्या आएगा?
R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। इसको जब आप सॉल्व करते हैं इस रिलेशन को, जो हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पैरेलल के लिए निकाला था 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं R1 R2 को आप नीचे एलसीएम में ले लीजिए, ऊपर हमारे पास R1 प्लस R2 आएगा, या इसको हम उल्टा कर देते हैं, उसको व्युत्क्रम कर दे दोनों साइड में, इसमें भी हमने उल्टा कर दिया और इधर भी आज आप उल्टा करते हैं, ये हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये हमारे पास में रिलेशन चेंज हो गया। यही रिलेशन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी रिलेशन को जो पैरेलल का समांतर क्रम संयोजन में जब प्रतिरोध लगे हुए होते हैं तब उनका तुल्य प्रतिरोध कैसे निकाला जाता है, उसको एक सिंपल रिलेशन अपने पास में हो गया, उसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। R इक्वल्स टू R1 एंड R2, जो दोनों अलग अलग रेजिस्टेंसेस हैं। रिलेशन हमारा क्या था, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब हमारे पास में R1 तो ठीक है, R1 है, R2 की जगह पे क्या है, R इक्विवेलेंट है, ये हमने R इक्विवेलेंट यहाँ पे प्लेस कर दिया। नीचे दोनों का ऐड करना है हमें, R1 और R इक्विवेलेंट को जोड़ना है। ये वैल्यूज जब आप यहाँ पे पुट करते हैं, R1 की जगह हो गया 50, ये 50 का रेजिस्टेंस है। दूसरा R इक्विवेलेंट हमने यहाँ पे निकाला था 75, ये रख दिया हमने 50 इंटू 75 अपॉन 50 प्लस 75। इसको जब आप सॉल्व करते हैं इट विल कम टू 30 ohms। तो हम कहेंगे हमारे सर्किट का तुल्य प्रतिरोध, जो फाइनल सर्किट हमारे पास यहाँ पर बना है, इन दोनों से मिलाकर के जो फाइनल सर्किट हमारे पास में बना है, विषय कि हमारे पास 75 वोल्ट की बैटरी हमने कनेक्ट करी है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, धारा यहाँ से बाहर निकलती है और इन तीनों रेजिस्टेंसेस का मिलाकर के जो फाइनली टोटल रेजिस्टेंस अपने को मिला है वो कितना मिला है, दिस इज 30 ohms। ये कितना हो गया, ये 30 ohm के बराबर हो गया। इस तरह के एक बहुत सिंपल सर्किट है जिसको हम एनालाइज करना सीख रहे हैं। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरह के टिपिकल सर्किट, कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट भी आपको मिलेंगे, उनको भी आप सॉल्व करना आना चाहिए। एक बहुत सिंपल सर्किट से हमने स्टार्ट किया है। हमने पहले दो सीरीज कॉम्बिनेशन को सॉल्व किया, इन दोनों को 35 प्लस 40 75 ओम किया, ये 75 आ गया। उसके बाद हमने पैरेलल को सॉल्व करा, इन दोनों 50 और 75 का पैरेलल हमने निकाला, ये 30 ओम आता है। हमारे पास फाइनल सर्किट जो बनता है वो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिला करके 30 ओम का प्रतिरोध है, 75 वोल्ट की बैटरी के साथ में जुड़ा हुआ है। अब हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट दिस आई, करंट सर्किट में कितनी है, हमें आई ज्ञात करना है। आई के लिए सिंपल सा रिलेशन, जो हमने फाइनल अपनी जो सर्किट हमने बनाया था, एक सिंपल रेजिस्टेंस हमारे पास में जुड़ा हुआ है, फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 30 ओम का, बैटरी हमारे पास 75 वोल्ट की लगी हुई है, ये हमारे पास प्लस एंड माइनस है, ये साइन है। हमारे पास ओम्स लॉ से करंट के लिए रिलेशन होता है आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर। आप इसमें वैल्यू रख दीजिए, वी की जगह 75 हो जाएगा, आर की जगह पे 30 हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करके आपके जो इक्विवेलेंट सर्किट फाइनली बनता है उसके अंदर कितनी करंट फ्लो हो रही है, कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, उसके लिए आप ये रिलेशन निकाल सकते हैं। आई इक्वल्स टू ई अपॉन आर, 75 अपॉन 30, दिस इज 2.5 एम्पियर। यानी हमारी फाइनल जो सर्किट रहेगा, जो हमने इक्विवेलेंट सॉल्व करके निकाला है, सर्किट शुरुआत से ही धारा आपकी जो मेन सर्किट में धारा है, दिस आई वी गेट 2.5 एम्पियर। तो ये एक सिंपल सीरीज एंड पैरेलल का एक एग्जांपल है, जहां से हम इस तरह से तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं और जहां से हम हमारे सर्किट में धारा निकाल सकते हैं। आप चाहें तो इसके अलग अलग ब्रांचेज में भी धारा निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, एक और कॉम्बिनेशन अपने पास में है। यहाँ पे अब बात करें इसको यदि हम बात करें, इसमें थोड़ा चेंज कर दिया है। बैटरी हमें दे रखी है 25 वोल्ट की बैटरी है, करंट फ्लो हो रही है, एक रेजिस्टेंस R1 लगा हुआ है 38 ओम का, और उसके नीचे हमारे पास में दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं। पिछले सर्किट में दो पहले सीरीज थे, हमने सीरीज को सॉल्व किया, फिर पैरेलल बना। यहाँ पे क्या फर्क हो गया आपके पास में, यहाँ पे आपको जो सर्किट दे रखा है उस सर्किट में ये वाला कॉम्बिनेशन आपको पैरेलल दे रखा है। यहाँ R2 एंड R3 दीज आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये समांतर संयोजन में लगे हुए हैं। हमें पहले इनका समांतर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। इस समांतर परिपथ का इक्विवेलेंट कितना होता है, मान लीजिए हमने इसको R इक्विवेलेंट से दिखाया, अब इसको हम रिप्लेस कर देते हैं, इस पूरे को हटा करके यदि हम R इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर देते हैं और फाइनल सर्किट क्या बनेगा, दिस इज R1 एंड R इक्विवेलेंट। ये किस में हो गए आपके, ये सीरीज में हो गए, ये दोनों आपके यहाँ पे श्रेणी क्रम में हो गए। तो ये आपको यहाँ समझना है कि हमने पहले जो सिंप्लीफिकेशन किया वो इन दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशंस को इक्विवेलेंट निकाला, तुल्य प्रतिरोध हम निकालेंगे, फॉर्मूला हमारे पास होता है। फाइनली इन दोनों को R1 एंड R इक्विवेलेंट को सीरीज में मानते हुए, क्योंकि श्रेणी क्रम में है, हम एक फाइनल रेजिस्टेंस यहाँ पे निकाल सकते हैं और उससे हमारा सर्किट सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारी जो स्टेप्स रहेंगे वो ये रहेंगे, अपने पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन का तुल्य प्रतिरोध निकालना,
और उसके बाद में इन दोनों सीरीज कॉम्बिनेशंस का तुल्य प्रतिरोध निकाल करके एंड फाइनली हमें करंट पता करनी है। इस केस में भी आपको करंट ही निकालनी है। देखिए कैसे करेंगे इसको आप, सिंपल, पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए अपन सॉल्व करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, चूंकि R2 एंड R3 दीज आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसका रिलेशन अभी जैसा हमने पीछे लिखा R2 एंड R3 अपॉन R2 प्लस R3, ये यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिलेशन हो गया। R2 R3 की वैल्यूज अपने पास में है 20 और 30, ये 20 और 30 वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 20 इंटू 30 अपॉन 20 प्लस 30 कितना हो गया 600 अपॉन 50, टोटल अपने को मिलता है ये 12 ओम। तो ये रेजिस्टेंस आपका कितना आ गया, ये आपका 12 ओम आ गया। ये आपको ऑलरेडी दे रखा है 38 ओम। अब आप इन दोनों को सीरीज कॉम्बिनेशन से एड अप करके सीरीज रेजिस्टेंस टोटल कितना होगा वो निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे इस ब्रांच में धारा हमने निकालनी है। धारा निकालने से पहले आपको टोटल रेजिस्टेंस पता करना है। तो आप सिंपल सा पहले टोटल रेजिस्टेंस हो गया हमारा 38 प्लस 12, सो दिस बिकम्स 50 ओम्स। हमने इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट कर दिया, ये 50 ओम आ गया। टोटल करंट हमारा होगा वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, जो हमारा फॉर्मूला है I इक्वल्स टू E अपॉन R या V अपॉन R ओम के नियम के हिसाब से। E हमें 25 दे रखा है, टोटल रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम का हमने 50 निकाल लिया। सो दिस 25 अपॉन 50 25 अपॉन 50, ये 0.5 एम्पियर की धारा हमारे पास में आ जाती है। तो ये एक दूसरा एग्जाम्पल है जहाँ पे हम इस कॉम्बिनेशन के द्वारा पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करें, उसके बाद हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन को एडअप करें। सीरीज कॉम्बिनेशन जब एडअप होता है टोटल रेजिस्टेंस हमारा हो गया 38 प्लस 12 यानी 50 ओम्स का रेजिस्टेंस तुल्य प्रतिरोध हो गया। इसको हम बैटरी के साथ में मानते हुए इस टोटल करंट कैलकुलेशन कर सकते हैं, आई कितना होगा इसकी वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास में कुछ कॉम्बिनेशंस हैं सीरीज एंड पैरेलल, जिनके सिंपल सर्किट्स हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जो सिंपल सर्किट